जय हिंद दोस्तों। इसमें हम लोग पार्ट 3 देखेंगे, क्लास 7 चैप्टर 5। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 आप लोग को वीडियो में दे चुके हैं। ये पार्ट 3 है, शायद ये लास्ट वीडियो हो जाएगा 3 में। गोंड जनजाति के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। मतलब एक जगह स्थायी रूप से वो खेती नहीं करते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा होता था, राय होता था। मतलब छोटे छोटे कुलों में जनजातियां जो बटी हुई थी, हर एक कुल में एक राजा होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंडे राज छोटे गोंडे सरदारों पर हावी होने लगे। हावी मतलब भारी होना, जबरदस्ती करना, उसी को भारी होने बोल रहे हैं। अकबर के शासनकाल में एक इतिहासकार अकबरनामा में उल्लेखित कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित हो रहे थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 नहीं, 84 गोंड। स्थानांतरित किसी वन्य प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा जाता है। ये सीटेट का क्वेश्चन सीटेट में आता है। और स्थानांतरित कृषि में होता है, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं उन्हें काट देते हैं और काटने के बाद जला देते हैं, उनकी राख को वहीं पर छींट देते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है, इसे हम लोग NCERT है इसीलिए हम लोग इसे देखेंगे। किसी प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा जाता है और जलाया जाता है। उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। मतलब उसका राख जो है चारों तरफ फैलाकर उसी में बीज को डाल देते हैं। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है, तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है। जैसे ऐसा नहीं है कि मतलब जब इसका लगता है कि अब यहाँ पर खेती नहीं होगी, तो लोग दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पर भी वृक्षों को काट देते हैं, उसको जला देते हैं। जलाने के बाद उसके राख को चारों तरफ बिखेर कर और फिर से बीज बो देते हैं। वो उसी तरह से खेती करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। शॉर्ट में आप लोग समझ लीजिएगा कि स्थानांतरित कृषि का मतलब वही होता है, काटो और जलाओ। काटो, जलाओ, उसका राख को बिखेर दो और उसी में बीज बो दो। शॉर्ट में इतना ही समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था, जो बाहर गांव को मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उसका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाह हुई। इसीलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उनके पुत्र दलपत ने
महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह कर लिया। चलिए थोड़ा सा मैप को देखते हुए चलते हैं। देखिए बंडोलगढ़ यहाँ है, उसके बाद गोरहा है, कोलंगा है और इधर मांडला है, वोइरोंगढ़ है, चौरांगढ़ है। ये सब गोंडवाना में है। इधर ताप्ती नदी बह रही है। देखिए इधर ताप्ती नदी है। का भाई गोंडवाना, उसके बारे में जानेंगे। हाँ, दुर्गावती से विवाह किया। अब दलपत के बारे में पढ़ेंगे। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य और अधिक विस्तार हुआ। मतलब पति के जाने के बाद अपने 5 साल के बच्चे के नाम पर वो कंबाल को संभाली और राज्य बहुत अच्छे से चल रहा था। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और इसकी हार हुई और उसने समर्पण। एक नकाशवारी दरवाजा गोल्डे जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश का है। ये वाला है, ये दरवाजा है, इस पर चित्र बनाई गई है। करने की बजाय ये थी, मतलब खुद को उनको समर्पित करने की जगह वो मर जाना बेहतर समझा। उनका पुत्र भी तुरंत लड़ता हुआ मारा गया। मतलब वो अपने पुत्र के साथ ही शहीद हो गए, क्योंकि उनका पुत्र जो था केवल 5 साल का था। तो 5 साल का बच्चा कितना छोटा होगा। तो उन्होंने खुद को समर्पण करने की जगह शहीद होना, शहीद की श्रेणी में रख सकते हैं, शहीद होना उन्होंने ज़्यादा उचित समझा और अपने पुत्र के साथ वो मर गई। गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज्य था। उसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। मतलब निर्यात करना मतलब बेचना, और उससे वो ज़्यादा पैसा कमाया, धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिया। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़ कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गया। मतलब जहाँ राजा और शासन ही नहीं रहे वहाँ कितना दिन तक राज चल सकता है, वही बात है। तो पूरा कमजोर हो गया और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। असम में लाचित बरफुकन ने मुगल सेनाओं को हराया। ये जो है असम में ये मूर्ति बनी हुई है। आप लोग कभी असम जाइएगा तो इसे देखिएगा, ये मूर्ति बनी हुई है गंगा जी के बीच में।
लाचिद बुरकुफन अहोम सेना के सेनापति 1671 में सराय घाट के युद्ध में लाचित सराय घाट पर है। देखिए हम वहाँ पर देखे थे, ये ऐसे ही मूर्ति और इमेज बना हुआ है और एकदम पानी के बीच में बना हुआ है। आप लोग कभी जाइएगा तो इसे देखिएगा, बहुत खूबसूरत लगता है। युद्ध में लाचित बुरकुफन ने मुगल शासक औरंगजेब की सेना को पराजित किया। मुगल सेना में 18,000 घुड़सवार, 3,000 सैनिक, 15,000 तीरंदाज, 5,000 बंदूक सैनिक, 1,000 तोप, जिसका नेतृत्व अंबर के शासक राम सिंह के द्वारा किया गया। ये चित्र असम में है, आप लोग कभी जाइएगा तो गौर से देखिएगा। लाचित के सैन्य कौशल से मुगल सेना के विस्तार पर रोक लग गई। नौसेना द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में लड़ी गई यह लड़ाई इतिहास में सराय घाट के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। स्रोत लचित बरकुफन, संयोजन असम डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये तो ऐसे ही है, लेकिन ये वहाँ पर जो देखे थे वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप लोग भी कभी जाइएगा तो जरूर देखिएगा। चलिए अहोम से देखना था। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूया भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करने गए। राज्य की स्थापना की 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों और कोचहाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इस वर्ष पहले आगे अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। देखिए ये नेपाल वाला क्षेत्र है, ये भूटान है। भूटान ये देखिए कोच है भूटान के नीचे, और पश्चिम ये बांग्लादेश है ना, और भूटान दोनों के बीच में कोच है। और इधर है ये गारो, खासी, जयंती, तीनों पहाड़ियाँ हैं। ये डफलास और मेरी, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और इधर देखिए ये चुटिया, अहोम, नागा जनजाति है और कछारिस है। जनजातीय खाना बदोश, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, इसी वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों ने जबरन काम लिया जाता था वे पाइंग कहलाते थे। मतलब जिन लोगों से जबरदस्ती काम लिया जाता था उनका पाइक कहते थे। क्या? पाइक। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई।
प्रत्येक गांवों को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाके में कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कूट टूट गए, मतलब टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। देखिए ये डिजाइन है। कान के आभूषण कबोई नागा जनजाति मणिपुर। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेनाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि का निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्य में जुटे रहते थे। मतलब जो वहाँ उस समय लोग थे, जब जरूरत पड़ता था तो सेना का भी काम कर लेते थे, अब जब जरूरत नहीं होता था तो किसान का भी, मतलब फसल उगाना, इस तरह से भी काम लोग करते थे। आज भी कितना लोग हैं जॉब के साथ साथ और घर का भी काम करते हैं, खेती वेती भी कर लेते हैं, सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था। उन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जनजातियाँ थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों में आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले जा सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिर और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिवजी के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक अवस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कला को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाता था। मतलब वहाँ की जो लोकल भाषा थी ना, उसमें अनुवाद की जाती थी। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को अपने अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा जाता था। असमिया असम की भाषा है। निष्कर्ष: जिस युग की हम चर्चा करते आए, उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुए और वर्ण आधारित समाज और जनजाति। चलिए, इसमें तो हम लोग खत्म कर चुके हैं। आगे अरे ये थोड़ा सा ही बचा, वैसे भी कर लेते हैं। लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस प्रकार आदान प्रदान दोनों तरह के समाजों और अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविका अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जातियां आधारित समाज और शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजाति ने संगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह के राजनीतिक रूप से
ताकतवर हो गई। उसने इन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा कर दिया। चलिए अब आगे क्वेश्चन आंसर है। ये भी पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर 5। चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगली वीडियो में चैप्टर 6 को देखेंगे। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।